वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह हमारे पाठ का नाम है, जो गद्य खंड से लिया गया है, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ को लिखे गए जो लेखिका है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस पाठ को लिखा है लेखिका चपला देवी। इन्होंने द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब इतना ही पता चल रहा है कि हमें चपला देवी जो थी लेखिका, वह द्विवेदी युग की लेखिका मानी जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। अब देखिए, जब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू था तो उस समय लेखक लेखिका अपने रचनाओं के माध्यम से क्या कर रहे थे, सारे जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। और इस कार्य में लेखक कार्यों में जो थे वो अधिकतर पुरुष लेखक ही अपना योगदान दे रहे थे, ऐसा था नहीं, बल्कि उन पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाएं लेखिका ने भी अपने योगदान के द्वारा कौन सा योगदान दिया था कि अपने लेखन कार्य से वो योगदान दे रही थी, और इस प्रकार आजादी के आंदोलन को एक विशेष गति दे रही थी अर्थात लोगों के बीच में वह इस आंदोलन के द्वारा आजादी के आंदोलन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से ही एक लेखिका है चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। अब देखिए, बहुत सारे जो लेखक और लेखिका ऐसे होती है कि वह अपने लेखन के वजह से, उनकी लेखन रचनाओं के वजह से हमारे सामने उनका कार्य हमें दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे लेखक और लेखिका ऐसी होती है कि वह इतिहासकार के इतिहास में उनके रचनाएं दर्ज तो होते हैं, लेकिन उनके लेखकों के और लेखिकाओं के नाम दर्ज नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार लेखिका चपला देवी, इनके रचनाएं तो हमारे सामने है, लेकिन उनके बारे में विशेष जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है। फिर भी इस पाठ के माध्यम से हमें चपला देवी, इनके विशेष उपलब्धि हासिल हुई है, और यह उपलब्धि के कारण उनका एक विशेष व्यक्तिमत्व, एक विशेष देश प्रेम हमें दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं लेखिका और इस पाठ के सारांश को। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। अब देखिए, हम नाना साहब अर्थात उनका वास्तविक नाम था धुंधुपंत, इनके कार्य के बारे में हम जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ना, कौन सी कक्षा में पढ़ा है इनके बारे में? कक्षा अपने इतिहास में तो पढ़ा ही है, लेकिन कक्षा 6 में आपको झांसी की रानी एक कविता थी, उनमें भी तो उनका नाम हमने पढ़ा था। अब देखिए, ऐसे क्रांतिकारियों के नेताओं के नाम हमने पढ़े हैं, इनके बारे में बहुत सारी अधिक जानकारी है हमें। लेकिन उनकी बेटी मैना, इन्होंने जो छोटी सी उम्र की थी, लगभग 13 वर्ष की ही थी, वह भी अपने पिता के भांति अपने देश प्रेम के लिए अपने जान को उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। और यह इस नन्ही सिपाही को अंग्रेजों ने बड़े चिता उसको उस नाना साहब इनके महल के साथ उनको भी जीवित जला डाला था, और इस प्रकार उनको भस्म कर दिया था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं।
अब देखिए साहित्य जो विधा है उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है, उसमें नई नई विधाओं को समावेश किया गया है। तो उसी प्रकार से रिपोर्टाज यह भी साहित्य की एक विधा मानी जाती है। और आज का जो हमारा गद्य का अंश जो है, जो रचना है, वह रिपोर्टाज इस साहित्यिक विधा का एक प्रारंभिक शुरुआत का रूप हम उसे कह सकते हैं कि जो लेखिका चपला देवी इन्होंने रिपोर्टाज के रूप में लिखा हुआ है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली और विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। अब देखिए जिन विद्रोही के रूप में हमारे अंग्रेज सरकार जिन व्यक्तियों को विद्रोह के रूप में उनका नाम घोषित करते थे, लेकिन आज भी वो हमारे देश के क्रांतिकारी के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार गौरवशाली और विस्तृत परंपरा से आप जैसे किशोर बच्चों को, किशोर पीढ़ी को पता करने के लिए, उनसे परिचित कराने के लिए हिंदू पंच के बलिदान इस अंक में जो पत्रिका थी उसमें यह रिपोर्टाज के रूप में यह पाठ छपा हुआ था। और आप बच्चों को इन सारी बातों से परिचित कराने के लिए यह गद्य के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए गद्य रचना को मुद्रण और वर्तने में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए पहला उद्देश्य तो आपको पता चल गया, लेकिन इस गद्य को आपके पाठ्य पुस्तक में रखने का दूसरा उद्देश्य क्या है कि हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक रूप है कौन सा, रिपोर्टाज। तो इस रिपोर्टाज इस प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी समझ पाए, जान सके, और इसीलिए यह गद्य की रचना उस समय रिपोर्टाज के रूप में जिस प्रकार से चित्रित हुई थी, जिस प्रकार से छपी गई थी, उसी मुद्रण में और उसी वर्तन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए आपके किताब में यह पाठ प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए हिंदू पंच, यह इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेती है। यह उस समय की एक चर्चित पत्रिका थी जो जिसका प्रकाशन 1926 में कलकत्ता से हुए थे और इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका बलिदान अंक निकला जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर दिया था। अब देखिए उस समय जो भी क्रांतिवीर इस प्रकार के लेख लिखा करते थे तो अंग्रेज सरकार उसको जब्त कर लेते थे। क्यों इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि इस प्रकार का अगर अंक लोगों ने पढ़ लिया तो लोगों के बीच में अपने देश प्रेम उभर कर आएगा और उनके खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो विद्रोह का रूप धारण कर ले। और इसीलिए इस प्रकार के जब अंक लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे, तो अंग्रेज सरकार उसको जब्त कर लेते थे। चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आजादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। अब देखिए नाना साहब कौन थे, उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आज हम नाना साहब के बेटी के बारे में यह पाठ पढ़ने वाली है जिसका इतिहास किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही बड़े बड़े नेता और छोटे बालक अपने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर करते हुए अपना बलिदान दे दिया है और इतिहास में इसकी जानकारी हासिल नहीं होती। इसलिए हमें यह पाठ को जरूर पढ़ना चाहिए और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो मैना के जो पिता थे नाना साहब, उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते कि नाना साहब, इनका जन्म 19 मई 1824 में बिठूर में हुआ था और 1857 के पश्चात से वह गायब है। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। इनका मूल नाम धोंडूपंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए कानपुर में उन्होंने जो नेतृत्व किया था उस विद्रोह में आकर उससे गुस्सा होकर उन्होंने उनके संबंधित सारी वस्तुओं को, सारी चीजों को, यहाँ तक उनका जो महल था उसको भी जला दिया तोप से और उनकी पुत्री को भी भस्म कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। और इसीलिए उनकी पुत्री को मौत के घाट उतारने के पीछे पिताजी का जो देश प्रेम था,
उसकी वजह से बेटी के बलिदान को हम अमर के आज उनके इस बलिदान के वजह से पिता और पुत्री दोनों इतिहास में उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है। तो बच्चों, आज हम नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया है। इस पाठ के अब शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के परीक्षदों के द्वारा इस पाठ को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, चलो पाठ की शुरुआत कर लेते हैं। सन 1857 ईस्वी सन के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अब देखिए, विद्रोह उन्होंने निर्माण किया था और अपने इस विद्रोह के कारण उन्होंने अंग्रेज सरकार के नाक में दम कर दिया था और इसी वजह से वह अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन कानपुर में जो आंदोलन उन्होंने छिड़का था उसमें वह असफल हुए और वहां से भाग निकले। लेकिन भागते समय वह अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर चले गए, वो उनको अपने साथ लेना भूल गए थे। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। अब देखिए, धुंधुपंत नेता धुंधुपंत तथा नाना साहब, इनका जन्म बिठूर में हुआ था और वहां पर उनका महल था और उस महल में ही देवी मैना रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अब देखिए, नाना साहब इन्होंने इस प्रकार से विद्रोह का आंदोलन छिड़का हुआ था कि अंग्रेज सरकार के हर स्थान पर उन्होंने क्या किया था, लोगों के बीच में देश भावना निर्माण की थी और उनके हर कार्य पर वह विरोध करते हुए उनके नाक में उन्होंने दम कर दिया था और इसी वजह से अंग्रेज सरकार बड़ी क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार कर रही थी। और जब वो वहां से भाग निकले तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, विद्रोह के अपराध में, किसके, नाना साहब के विद्रोह के अपराध में अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ उस देवी अर्थात कौन, देवी मैना को, उस निरीह और निरपराध देवी को अर्थात कोमल, उसका तो कोई अपराध नहीं था, अपराध तो उसके पिताजी के द्वारा हुआ था, लेकिन उस देवी को अग्नि में भस्म कर दिया अर्थात उसको जला दिया। भस्म का अर्थ होता है राख, कि देखो किसी भी वस्तु को जलाने के बाद उसकी जो राख रहती है, जैसे कि लकड़ी को जलाने के बाद राख बचती है, तो उसी प्रकार अग्नि में उस देवी मैना को जलाकर उसको भस्म कर दिया। उसका रोमांचरिक वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। अब देखिए, यहाँ से लेखिका यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से शरीर पर कांटे आने वाला जब हम उसका वृत्तांत पढ़ते हैं तो शरीर पर रोमांच आ जाते हैं। और पाषाण हृदय, यहाँ पर पाषाण हृदय किसके लिए कहा गया है, अंग्रेज सरकार के लिए। तो जो भी कठोर हृदय वाला होता है उसने भी अगर यह कहानी पढ़ेगा तो उसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। अब देखिए, कानपुर में जो भी विद्रोही क्रांतिकारी थे वहां पर उन्होंने भीषण हत्याकांड किया और उस हत्याकांड में नाना साहब तो बच गए थे, लेकिन वहां पर कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज सरकार के सैनिक बिठूर में चले गए, क्योंकि बिठूर में नाना साहब इनका महल था, उनसे संबंधित सारी चीजें वहां पर थी और इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि उनसे संबंधित कोई भी चीज वहां पर नहीं होना चाहिए और वहां पर से कानपुर से नाना साहब भाग गए थे, तो उनको लगा शायद वो बिठूर में जाकर छिप गए होंगे। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, कि जितनी भी धन दौलत थी, संपत्ति थी, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, लूट लिया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। अब देखिए, महल का जो चप्पा चप्पा उन्होंने ढूंढ निकाला, लेकिन उसमें सारी संपत्ति उनको नहीं मिली। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। अब देखिए, नाना साहब से संबंधित जो भी चीजें थी, चाहे वो निर्जीव महल ही क्यों न हो, अंग्रेज सरकार ने ठान लिया था कि तोप के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई।
उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखिए, जैसे ही अंग्रेज सरकार तोप के द्वारा उस महल को बर्बाद करने वाले थे, नष्ट करने वाले थे, तो उसी समय क्या हो गया, महल के बरामदे में अर्थात जो गैलरी होती है या जो आंगन होते हैं उसमें अत्यंत सुंदर बालिका अचानक से आकर खड़ी हो गई। और जब उसे अंग्रेज सेनापति ने देखा तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब वह उस महल में घुसे थे वहां का चप्पा चप्पा ढूंढ निकला था, तो उस समय वह बालिका उनको नजर नहीं आई थी, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। अब देखिए वहां पर वह बालिका क्यों नहीं दिखाई दी, या उस महल में सारी संपत्ति क्यों नहीं लुटाई गई थी, क्योंकि अब देखिए उस समय इस प्रकार से महल की निर्मित की जाती थी कि वहां पर छिपने की जगह होती थी और वह किसी को समझ में नहीं आती थी, एक अलग सा रास्ता बनाया जाता था छिपने के लिए। तो इस प्रकार से उस महल में छिपने का शायद रास्ता होगा और वहां पर देवी मैना छिपकर बैठी होगी, या वहां पर किसी अन्य कारण से वह वहां पर गई होगी। और उसी समय जब अंग्रेज सेनापति उस महल में खोजबीन के लिए आए होंगे तो वहां पर वह नहीं मिल पाई होगी। तो बच्चों, अब तक जो पैराग्राफ हमने पढ़े उससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ, अर्थात शब्दार्थ। विद्रोही, विद्रोह या बगावत करने वाला। दमन करना, दबाना, दबाने या रोकने की क्रिया। क्रूरता, निर्दयता, निरीह, बेचारी, निरपराध, निर्दोष। पाषाण हृदय, अत्यंत कठोर। द्रवीभूत, करुणा से पिघला हुआ। अल्पवयस्क, कम उम्र वाली। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में नाना साहब के विद्रोह के बारे में पढ़ा और अब उनके बेटी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। आगे भी लेखिका हमें देवी मैना की मृत्यु कैसे हुई इसका वर्णन करने वाले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।